टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जहां प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने जहां समीक्षा बैठक की, तो साथ ही दूसरे दिन भी उन्होंने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। तो ICCC सभागार में पहुंचकर उन्होंने जायज़ा लिया कि किस तरह से यहां पर ICCC के द्वारा महाकुंभ के अंदर निगरानी होगी और किस तरह से सारी व्यवस्थाएं रहेगी। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नवंबर तक करीब करीब काम कंप्लीट हो जाएंगे और साथ ही टाइमलाइन पर जो समय सीमा दी गई है उस पर भी सारे कार्य पूरे होंगे और सारे अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। ये 2 दिवसीय बैठक थी, किस तरह से बैठक हुई है, निरीक्षण भी किया, क्या क्या देखा, क्या निर्देश? आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठकों का दिन था क्योंकि NHAI यहाँ पे संतोष यादव जी आए हुए हैं और जो नेशनल हाईवे के द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है उसकी गहन समीक्षा हुई है। विशेष तौर से रायबरेली इलाहाबाद का जो मार्ग है प्रयाग का और जो और ROBs के जो काम हो रहे हैं उसकी प्रगति की समीक्षा। तो कमोबेश जो है नवंबर और दिसंबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक में ये सारे कार्य जो है पूरे हो जाएंगे। NH के कार्य चूँकि बड़े ही लंबे और बहुत ही टेक्निकली इंटेंस वर्क होता है तो उन पे बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं कि इसको जल्दी किया जाए क्योंकि क्वालिटी का एक बहुत बड़ा इशू रहेगी और एक हज़ार्ड होता है। दूसरी चीज़ वो ये है कि आज हम लोगों ने यहाँ पे ICCC का देखा है कि किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे क्योंकि हम लोग कैमराज बढ़ा रहे हैं, मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटीज़ इसमें रहेंगे इंस्टॉल और इस बात की पूरी सक्रियता रहेगी कि चप्पे पे नज़र रहेगी हर एक्टिविटी पे। जो भी इस प्रकार के लोग हैं जो कि न्यूसेंस करना चाहते हो, फैलाना चाहते हो या उनकी मंशा ये है तो उसको हम लोग देख पाएंगे, उस पर एक्ट कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो सुगमता से जो क्राउड मूवमेंट होगा विद इन द मेला उसके लिए कैमरा बहुत हम लोग को एड करेगा। खास तौर से पुलिस को क्राउड कंट्रोल में, मैनेजमेंट ऑफ इवेंट्स में, इन सब में बहुत काम आएगा। तो निरंतर हम लोग देखते रहेंगे। भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट उसका है, जैसी भी आवश्यकता होगी आगे बढ़ाएंगे। AI टेक्नोलॉजी का किसमें क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन में कर रहे हैं, क्राउड कंट्रोल में करेंगे क्योंकि किसी रास्ते में अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है मालिक मिर्ज़ापुर के रास्ते में तो पहले ही हम लोग उन लोग को आगाह कर देंगे कि थोड़ा स्टैगर्ड रखें क्योंकि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़े। इस तरीके का इवन जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है तो हमारे कुछ एरियाज आइडेंटिफाइड है जहाँ पे कि रोड कैसा होना चाहिए वो दिखेगा तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि कहाँ पे कूड़ा ज़्यादा किया गया है या कहाँ पे कुछ एडिशनल होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तो अभी ये ट्रायल फेज में चल रहा है, मैं समझता हूँ ये पूरे सिटी में भी लगेगा। अभी हम लोग 1 या 2 वार्ड्स में लेके चल रहे हैं। तो गार्बेज कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी AI का यूज़ कर रहे हैं। छठ पूजा है, छठ पूजा के से इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया। नगर निगम के नगर आयुक्त स्वयं वहाँ पे साइट पे विजिट किए हैं। एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाया गया है जो सफाई के इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो है वो हम लोग एक तरह से IC इवेंट भी वहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ पे व्यवस्था माकूल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बारिश की वजह से इम्पैक्ट तो रहा है, ठीक है, और ये डिलेड है, परंतु पिछले कुंभ के हिसाब से देखा जाए तो फिर भी हम लोग प्रगति पे ही हैं। परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं इलाहाबाद के नगरवासियों को बताना चाहूँगा, प्रयाग के इसके सब लोगों को, कि थोड़ा सब्र रखेंगे क्योंकि बहुत वृहद कार्य हो रहा है, बहुत बड़ा आयोजन होता है, पूरी देश दुनिया के लोग आते हैं यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि नवंबर महीना उन लोग को थोड़ा सा हम लोग के साथ चलना पड़ेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कॉर्डन करके एरिया को रात में वर्क लेके इस तरह से कार्य करें, परंतु दिसंबर महीने में आपको पूरी तरह से तैयार दिखने लगेगा। तो नवंबर महीना थोड़ा एक बृहद आयोजन के लिए थोड़ा सा कष्ट सहना होगा। बड़ी समस्या होती जी है और मेले के दौरान भी ऐसा देखा जाता है। देखिए ड्रेनेज इस बात हम लोगों ने काफ़ी ऐड कराया है, झूसी एरिया में भी कराया है, सबकी लाइनिंग हो रही है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट एक स्टॉर्म वाटर की एक अलग योजना ही लेके आ रही है, तो मैं समझता हूँ आने वाले वर्षों में काफ़ी कुछ हो पाएगा उसमें। सर बात करें अगर सर क्राउड मैनेजमेंट की तो NHAI के एक तरफ तो आप लोग CCTV कैमरा और AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो कनेक्टिविटीज रोड्स हैं जिनसे NHAI भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए अपने चिन्हित मार्ग बनाए हैं उन मार्गों की दशा बहुत खराब है। उन मार्गों के लिए किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन? 2 लेवल पे बात हुई। एक तो जो वर्क्स अभी चल रहे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं उसको पूरा कैसे कराया जाना है, और जहाँ पे NH की जो रोड्स हैं जिसका रिपेयर अभी हो रहा है वो तो निश्चित रूप से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रिपेयर बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है और कंप्लीशन के लिए ज़्यादा हमारा बड़ा चैलेंज है क्योंकि ज़्यादा भीड़ जो उधर से आएगी रायबरेली, प्रतापगढ़, कानपुर होते हुए, उसको कंप्लीट किया जाना इज टॉप प्रायोरिटी।
धूमनगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां छोटे पैक ने किया था बड़ा धमाका। पुलिस ने अब धर दबोचा है सीसीटीवी के आधार पे। बता दें, जहां 19 वर्षीय युवक जहां पहली बार घर में चोरी करने घुसा और पैसे की उसे ज़रूरत थी, जिसके कारण उसने ये घटना को अंजाम दिया था। मंदिर से चोरी करने मूर्ति पहुंचा था, मगर घर का दरवाज़ा और घर के अंदर अलमारी खुली मिलने पर उसने लाखों रुपए के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया था। जिसके बाद पुलिस धूमनगंज ने घटना का खुलासा किया है और युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से आभूषण बरामद किए हैं, जो कि पीली धातु और सफ़ेद धातु है, जिसकी अनुमानित कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि युवक जो चोरी की थी उसमें सारे सामान बरामद कर लिए हैं पुलिस ने, और डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया है किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था। तो वहीं एसीपी राजकुमार मीणा का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। 3 नवंबर 2024 को जानकारी प्राप्त हुई कि क्षेत्र महेंद्र नगर थाना धूमनगंज के अंदर एक घर से अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की है। उसके उपरांत जानकारी उपरांत थाने में एफआईआर रजिस्टर की गई और सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य तकनीकी माध्यमों से ये अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से लगभग 250 ग्राम पीली एवं सफ़ेद आभूषण और इसके अलावा 3 मोबाइल की बरामदगी की गई है। जानकारी उपरांत और पूछताछ करने के बाद में अभियुक्त ने बताया कि उसे पैसे की ज़रूरत थी, तो इसलिए उसने पहले घर में घुसकर फिर चोरी करी। अभी तक जितनी जानकारी की गई है उसके अनुसार इसकी है पहली चोरी की घटना है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद क्रांतिकारी नेता रेहान अहमद ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर हाईकोर्ट के पास माल्यार्पण करते हुए संविधान आरक्षण और पीडीए की एकता को मजबूत करने का संकल्प लिया। बता दें, समाजवादी पार्टी के द्वारा आज समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए रेहान अहमद, और ऐसे में उनका क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं आपको। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कमज़ोर और शिक्षित होने के नाते मुझे आज अधिवक्ता सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है, जिसके मकसद से हम लोग यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित करके आज ये संकल्प लेते हैं कि हम लोग संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण के लिए और अधिवक्ता हितों के लिए परस्पर निरंतर हमेशा अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए समाज को मजबूत करते हुए इन तानाशाहियों के खिलाफ अधिवक्ता समाज को साथ लेकर अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। मैं रेहान अहमद प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा समाजवादी पार्टी। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ पर्व, जहां आज दूसरे दिन खरना पूजा हुई। तो वहीं अब संगम क्षेत्र में जहां कल लोगों अर्घ देंगे डूबते हुए सूरज को, और उगते हुए सूरज को परसों अर्घ दिया जाएगा, जिससे पहले महिलाएं संगम क्षेत्र में पहुंची हैं और साथ ही यहां पर अपने अपने स्थान पर प्रतिमा बनाते दिखी हैं, जिसकी वे पूजा करेंगी। बता दें, छठ मैया की यहाँ पूजा होगी। और बता दें, पूर्वांचल विकास संगमनोज जो समिति है, जिसके द्वारा यहाँ हर साल पूजा संपन्न कराने में व्यवस्था की जाती है। महिलाएं यहाँ संगम तट पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूजा की तैयारी के लिए आई हैं और पहले से ही अपनी जगह बनाकर वो यहाँ पर तैयारी कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पर वे कल आएंगी और डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी और परसों उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही 36 घंटे का ये निर्जला व्रत समाप्त होगा। पुत्र की लंबी आयु और कामना करने के लिए ये व्रत रखा जाता है। और क्या कुछ खास कहा है महिलाओं ने, आइए दिखाते हैं आपको, और क्या कुछ कहना है पूजा कराने वाली समिति का, वो भी आपको दिखाते हैं। पूजा के लिए आए हैं। ये क्या बनाया है आप? वेदी बनाए हैं हम यहाँ पे पूजा के लिए, कल अर्घ देंगे उस वेदी पे बनाए। हम 2002 से पूजा कर रहे हैं।
पहले गांव में करते थे, बलिया में करते थे। जब से इलाहाबाद आए तो इलाहाबाद संगम पे करते हैं ये पूरे पूजा। 4 दिन पूजा में क्या-क्या पहले दिन और क्या-क्या आखिरी दिन तक? पहले दिन नहाना खाना होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन अर्घ वाला होता है, चौथे दिन सुबह अर्घ वाला होता है। पूरे परिवार के साथ? हाँ, पूरे परिवार के साथ, बच्चे बच्चे अभी अड़ोस पड़ोस सबको लेके आते हैं मोहल्ले के। अभी तो हम लोग केवल वेदी बनाने आए हैं, कल शाम को सारे लोग आएंगे, बच्चे परिवार पूरा नाम सब लोग बता आएंगे। दीजिए। सरोज तिवारी। ये बताएं, आप यहाँ पे आई हैं छठ पूजा कर, क्या देख रही हैं आप, किस तरह आप मनाती हैं? एक्चुअली हम बनारस से आए हैं यहाँ पर देखने के लिए, और हमारी सासू माँ रहती हैं, तो यहाँ का सब कुछ देख के, और यहाँ कुंभ मेला वगैरह ये सब भी लगता है, तो ये सब के मामले में इलाहाबाद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसके लिए यहाँ पर हम आए हैं मतलब देखने के लिए। और सब कुछ माहौल यहाँ का सब कुछ देख के एक अलग ही रौनक, एक अलग ही मस्ती में सब एकदम लीन रहते हैं यहाँ के लोग, कि जो भी छठ पूजा को सब एकदम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। उस तरह से देख के बहुत खुशी हो रही है, और ऐसा रहेगा तो हर साल आना भी हो सकता है, और नेक्स्ट ईयर अगर पॉसिबल हुआ तो हम भी रख सकते हैं छठ पूजा। प्रीति सिंह, बनारस से। कहाँ से आए और क्या कर रहे हैं आज? मैं मूलतः बलिया का हूँ, लेकिन अब मैं अल्लाहपुर का स्थायी निवासी हो गया हूँ, और मैं यहाँ पर वेदी बनाने के लिए इस समय आया हुआ हूँ। यहाँ पर इस वेदी पर कल हम लोग पूजा करेंगे। ये वेदी माँ का स्वरूप मानते हुए इस पर पूजा करेंगे कल हम लोग। ये बहुत ही साफ सफाई और उसका त्योहार है, आस्था का त्योहार है और सार्वजनिक त्योहार है। 4 दिन की पूजा में पहले दिन से चौथे दिन तक क्या क्या होता है? पहले दिन खाए नहाए, मतलब वो पवित्रता की बात होती है कि ये चीजें आपको करनी है, और दूसरे दिन खरना होता है। तीसरे दिन हम घाट पर आते हैं और डूबते हुए सूर्य का अर्घ देते हैं, और चौथे दिन फिर सुबह उगते हुए सूर्य का हम अर्घ देते हैं। नाम बता दीजिए। मैं जयप्रकाश नारायण तिवारी हूँ, मूलतः बलिया का रहने वाला हूँ, अब अल्लाहपुर में रामानंद नगर में रहता हूँ। के साथ से छठ पूजा बना रही है, और आज यहाँ पे आई, क्या कहेंगे? हमारा मतलब कि ये चौथा साल है, 4 साल से मायके में ही आके मना रहे हैं। और पूछिए। 4 दिन में क्या क्या करेंगे आप? 4 दिन में पहला दिन तो लौकी भात होता है, और दूसरे दिन भर हम लोग उपवास रहते हैं। शाम को आते हैं गंगा जी नहा के, डूबते हुए सूरज को जल दे के फिर घर जाएंगे तो खीर पूरी बनाएंगे, खाएंगे। फिर कल तीसरा दिन रहेगा, कल सारा दिन हम लोग व्रत रहेंगे। शाम को फिर डूबते हुए सूरज को जल देंगे, और फिर जो है कि चौथे दिन सुबह हम लोग आएंगे, उगते हुए सूरज को जल देंगे। बस ऐसे ही चलता है, 4 दिन जो है कि बीत जाता है हम लोग का, पता नहीं चलता है। माता का जो है कि कृपा है, छठ मैया का, जो हम लोग कर लेते हैं। सविता से कार्यक्रम है, आप लोग हर साल कराते हैं, इस बार क्या है? देखिए, हम लोग तो 2010 से लगातार इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, और कोरोना काल में भी आपने देखा कि सैनिटाइजर बांटते हुए हम लोगों ने कराया, और इस बार 14वां साल है। और जहाँ तक हम लोगों के कार्यक्रम की बात होती है, तो हम लोग जो है नहाए खाए वाले दिन सूर्य भगवान की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। और आज जो है खरना है, जिस दिन हम लोग जो अखंड रामायण का पाठ कराते हैं, क्योंकि हो ही रहा है इस समय। और अगले दिन मतलब जिस दिन सायंकालीन अर्घ होती है, उस दिन हम लोग जो है भोजपुरी संध्या का आयोजन करते हैं। और विशेष बात यह है कि हम लोग की सोच ये है कि आदित्य हृदयनाथ के सामने, भगवान भास्कर के सामने लोग अर्घ दें, और कमेटी की तरफ से ये व्यवस्था रहती है कि अर्घ के समय आदित्य हृदय स्रोत का पाठ है। ये तो हमारी कमेटी की तरफ से हो गया है। वही बात तैयारी की, तो आप देख रहे हैं कि बल्लियां गाड़ करके सजावट का काम किया गया है, बिजली प्रकाश सारी व्यवस्था हो गई। एक समस्या जरूर प्रकृति की वजह से है कि बाढ़ का पानी बहुत दिन तक रुक गया, तो पानी में थोड़ा दलदल जरूर है। इसके लिए लोगों को जो सचेत किया जा रहा है कि भाई थोड़ा सा पानी में कम जाए, उसके लिए बीच बीच में रास्ता बना दिया गया है कि वो सब वहां से जाके पानी कर ले। बाकी सारी व्यवस्था ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत होने वाली नहीं है। पुजारियों को आए और पुण्य के भागीदार बने। छठ मैया के पर्व भी है इस बार जी, कुंभ पर्व है, इसकी वजह से हम लोग तो ये सोच रहे थे कि कुंभ का पर्व इस बार बड़ा अच्छा हम लोगों को मिलेगा, लेकिन चूंकि तैयारियों की वजह से तमाम वो आया,
लेकिन फिर भी प्रशासन ने मिल करके, किसान मिल करके हम लोगों ने इसको जो है घाट को पूजा लायक बना लिया है और बहुत अच्छे से पूजा होती है। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की खबर का हुआ बड़ा असर, जहां सीएमओ प्रयागराज ने औचक निरीक्षण कर कई अस्पतालों पर की कार्रवाई। बता दें, वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी कि मानक के विपरीत अवैध तरीके से हॉस्पिटल चल रहे हैं, जिसके बाद सीएमओ प्रयागराज ने करैली के हयात हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया और इसका रजिस्ट्रेशन न होने के कारण इसे सील कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुराधा वोमेन सेंटर को भी सील किया गया है, क्योंकि क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन पर यहां अस्पताल चल रहा था। तो वहीं फातिमा हॉस्पिटल को भी नोटिस जारी की गया है, क्योंकि मरीजों की देखभाल के लिए कोई उचित डॉक्टर मौजूद नहीं थे और कारण पूछा है, अन्यथा जवाब उचित न मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई होगी। बता दें, वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी कि इस पुराने शहर में कई हॉस्पिटल जो हैं अवैध तरीके से मानक के विपरीत चल रहे हैं, जिनके पास पार्किंग नहीं है और कुछ क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन करा के घर और गेस्ट हाउस में संचालित हॉस्पिटल हो रहे, जिसके बाद सीएमओ प्रयागराज ने इस पर संज्ञान लेते हुए औचक निरीक्षण किया और कार्रवाई की है। बता दें, जिस तरह से अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं और साथ ही एक शिकायत एक व्यक्ति के द्वारा हयात हॉस्पिटल को लेकर की गई थी, तो वहीं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने अवैध हॉस्पिटल की भी खबर चलाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। अब देखना होगा आगे अवैध और हॉस्पिटल पर कार्रवाई होती है या बस इन्हीं हॉस्पिटलों पर कार्रवाई होने के बाद कार्रवाइयाँ रुक जाती है। और क्या कुछ कहा था वर्ल्ड मीडिया टाइम्स से बात करते हुए पहले सीएमओ प्रयागराज ने, आइए वो भी दिखाते हैं। सिर्फ पुराने शहर में ही नहीं, समूचे शहर में और साथ में जनपद के अन्य भी जितने भी चिकित्सा संस्थान हैं हमारे, उनके लिए ये आवश्यक हो गया है एक नियम के तहत कि वो अपना जो भी पंजीकरण उनका हुआ है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में, उस पंजीकरण से रिलेटेड एक निर्धारित प्रारूप पर एक सूचना पट्ट पर अपने चिकित्सालय के बाहर एक बोर्ड लगाएं, जिसमें वो सारी सूचनाएं हों कि उनका पंजीकरण कब से कब तक का है, उनके यहाँ कौन कौन सी पैथी की प्रैक्टिस होती है, कौन से विशेषज्ञ उनके यहाँ आते हैं। तो ये जिसको हम डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो ये डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन के नियम को हम सख्ती से और पालन कराने जा रहे हैं, जिससे कि जो क्रेडिबल चिकित्सालय हैं वो तत्काल जो हमारे इस तरह के चिकित्सालय हैं जो अपंजीकृत हैं उनसे अलग बिल्कुल दिखने लगे। तो बाहर से ही जनता को पता चल जाएगा कि ये चिकित्सालय हमारा पंजीकृत है, ये चिकित्सालय नहीं पंजीकृत है। ऐसे भी हॉस्पिटल चल रहे जिनके पास ना पार्किंग है, जी, इतना सारी व्यवस्थाएं, एंट्रेंस भी एक ही है, उसमें भी पार्किंग है, और अगर इस तरह की कोई घटना होती है जी, और क्योंकि कुंभ में यहाँ पे काफी लोग आएंगे जी, उस पर किस तरह से अभी हाल ही में क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए चिकित्सा संस्थानों का जो पंजीकरण होता है उसमें कई डिपार्टमेंट्स का रोल होता है। उसमें हमारे नगर निगम का रोल है, फायर वालों का रोल है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लोगों का रोल है। तो उन सबके सर्टिफिकेट्स जब तक नहीं आते हैं तब तक हम ऐसे चिकित्सालयों को अमूमन रजिस्टर नहीं करते हैं। इसको और भी गहनता से रिव्यू किया जाएगा एक बार जब हम ये डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन वाला अपना जो मुहिम हमने चलाई हुई है वो कंप्लीट हो जाती है। तो छठ पर्व जहां नहाए खाए के साथ कल शुरू हुआ, तो आज खरना पूजा का दिन है और ऐसे में बलवा घाट क्षेत्र में सुहागन महिलाओं की भीड़ दिखाई दी, जहां घाट पर महिलाएं नहाने के लिए पहुंची और साथ ही यहां से वे सीधा अपने घर की ओर गईं। बता दें, जहां छठ पूजा को लेकर तैयारी ज़ोरों शोरों से है और लोगों ने खरना पूजा करने के बाद लौकी कद्दू के प्रसाद का भोग लगाने के बाद ग्रहण किया। अब 36 घंटे का निर्जला व्रत होगा और ऐसे में जहां कल सूर्य देव सायंकाल डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, तो सुबह सूर्य उदय होते समय भी महिलाएं उनसे अर्घ देंगी। बता दें, विधि विधान से पूजा अर्चना की तैयारी ज़ोरों शोरों पर है। छठ मेले को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी भी घाट को बराबर कराया गया है, जिससे कि महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।